Assalamualaikum guys, welcome back to our podcast, People's Podcast Pakistan, episode number 21. As usual, it's me Abdullah Ali Khan. It's me saying Nuwan Abdullah Ali Khan. I'm not Abdullah Ali Khan, मैं तो नुमान हूँ. अब्दुल्ला क्या हाल है, ठीक है आपके? इटवाट यार क्या चल रहा बेहतरीन. अब्दुल्ला आप आज थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दो कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉडकास्ट बना रहे हो, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं. अच्छा बेसिकली ये किताब है ओमेगा कंस्पिरेसी के नाम से बाय आइजैक डेविड एलिस थॉमस. इसमें वो बात करता है अबाउट हाउ दीज एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक द सुमेरियंस, लाइक द मायंस, द बेबीलोनियंस, इनके पास इमेंस नॉलेज था और वो ऐसा नॉलेज था जो इनके ज़माने की नॉलेज को ट्रांसेंड करता था और वो चीज़ें उनको पता लग ही नहीं सकती थी विदाउट एड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. क्योंकि in scientific progress there's literally this progress, because you start from this point और आप उस चीज़ को इवॉल्व करते हो. मतलब you have a starting point, आप 0 से 10 पे जाते हो, 10 से 20 पे जाते हो. You can't just go from 0 to 100. You can't build pyramids 4,000 years ago when nobody knew the art of making pyramids, and nobody this day even knows how to build a pyramid. तो it's like हम उस पर बात करेंगे कि कौन कौन सिविलाइजेशंस में हमें नज़र आती हैं कुछ ऐसी चीज़ें which were very weird, which were very bizarre at the time when those civilizations were present. और ये जो थॉमस है, डॉक्टर थॉमस, इस किताब में वो बात करते हैं यूएफओस के बारे में, कि वो हाउ यूएफओस हैव बीन स्पॉटेड थ्रू आउट हिस्ट्री, और उनको वो लिंक करते हैं with some texts verses in Genesis 6, in other books, Hebrew texts वगैरह, जैसे बुक ऑफ इनॉक, उसमें फॉलन एंजल्स की बात है, नेफिलिम्स की बात है, उसको सारे को कनेक्ट करता है. और ये ओमेगा कंस्पिरेसी है, एज इन द कंस्पिरेसी के these नेफिलिम्स who came twice will return for the third time. तो दैट इज द मेगा कंस्पिरेसी विच इज द टाइटल ऑफ द बुक, और हम इसके बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस पे 2 एपिसोड बनाएंगे. हाँ अब्दुल्ला, और इसमें एक नोट करने वाली बात ये कि डॉक्टर ये जो आइजैक किम, ही इज हिमसेल्फ अ डिवोटेड क्रिश्चियन, क्योंकि इसकी बुक से नज़र आता है और इसकी जो बिलीव्स हैं वो इसकी बुक में एक तरह की रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि इसके कोर बिलीव्स क्या हैं. सो ही इज़ अ वो सीनियर डिवोटेड. पेस्टर था ना फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च का इन यस, कैलिफोर्निया. यस एग्जैक्टली. और ये जो बुक है, एज यू वर टेलिंग मी अर्लियर, ये बुक आपने तो पढ़ी, कंप्लीट में डिटेल में पढ़ ली ऑलरेडी. सो यस, उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरा, आप कह लो कि यूएफओस के पूरे फिनोमेना को, साथ में एंशियंट या एंशियंट यूएफओ साइटिंग्स या फिर एंशियंट यूएफओ कॉन्टैक्ट इनकाउंटर्स को फिर मॉडर्न डे यूएफओ इनकाउंटर्स के साथ जोड़ के फिर उनको उनकी एक जो कॉन्स्पिरेसी पूरी बिल्ड की है कि किस तरह दीज कैन बी लिंक टू द नेफिलम, जिसके ऊपर हम बाद में इस पॉडकास्ट में हुआ तो बात करेंगे, वरना इस पॉडकास्ट में हम इस बुक को, आधी बुक को डिस्कस करेंगे ज़रूर. सो अब्दुल्ला, वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट व्हेन डिस्कसिंग दिस बुक? यार आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑब्वियसली फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से ऑथर खुद स्टार्ट करता है. ऑथर बात करता है अबाउट अ फ्यू सिविलाइजेशन, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जिस तरह like okay, we'll start from the Mayans. Like they those civilizations at that time, they built the city of Babylon. उन्होंने Stonehenge बनाया, which you might already have seen. I think it's one of the wonders of the world, if I'm not wrong. इसके अलावा they built the Mayan Caracol. और डार्विन से 1000 साल पहले उन्होंने, like there was no idea of the theory of evolution, लेकिन in caves and on stones उन्होंने अपना वेरिएशन एक कार्व किया ऑफ एवोल्यूशन के, एक स्पीशी दिखाई which looked like a whale. और उस वेल का ना एवोल्यूशनरी प्रोसेस उन्होंने ना कार्व किया हुआ था पत्थरों वगैरह पे, और ये आपको तस्वीरें ऑनलाइन मिल जाएंगी आसानी से. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री उस पे, तो वो सारा प्रूफ वगैरह था अबाउट हाउ द मायंस carved those bits of information, evolutionary जो बायोलॉजी हमें मिलती है उसके बारे में उन्होंने कार्विंग वगैरह की हुई थी. एंड यू सरप्राइज्ड कि हाउ वुड दे नो अबाउट इट व्हेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट प्रपोज्ड at least for another 1,000 years. इसके अलावा अच्छा, they were the Toltecs and the Mayans, not only the Mayans but the Toltecs as well, who were involved in that all carving वाला scenario. इसके अलावा Mayans का जो कैलेंडर था, it was
like it was as precise as ours today. They also, you know, they used penicillin. उनको पता था कि अच्छा इसका इस्तेमाल क्या है, ये कहाँ से हमें मिलती है, इसका मतलब इस what purpose does it serve. इसके अलावा they also created mammoth pyramids much like the Egyptians. लेकिन you're left wondering कि again, how did they get this information and how did they get this special expertise that they did. इसके अलावा आप अगर बात करो एंशियंट डोगोन की, जो वेस्ट अफ्रीकन रिपब्लिक माली के अंदर दे काइंड ऑफ, ये सीरियस एक बेसिकली आप कह लो स्टार का सैटेलाइट था, सैटेलाइट एज इन आप प्लानिटरी बॉडी नेचुरल सेटेलाइट। रोटेट हाँ। करती है अराउंड अ स्पेसिफिक स्टार, तो सीरियस जो कि 8.5 लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी ग्रेविटेशन, उसका ऑर्बिट का नॉलेज इन लोगों के पास था, एंशिएंट डोगोन्स के पास था। और ये जो सैटेलाइट था ना, ये जो प्लानिटरी बॉडी थी सीरियस के नाम से, जो 8.5 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, ये इसके बारे में हमें मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया 1884 के अंदर, और सॉरी 1844 के अंदर, और टेलीस्कोप ने इसको देखा 1862 के अंदर। तो यूर अगेन लेफ्ट वंडरिंग कि आज से 2500-3000 साल पहले एंशिएंट डोगोन्स को कैसे पता था इसका। And it's like more and more civilizations. I suggest कि you should read especially the chapter 1 of the book very carefully, क्योंकि काफ़ी काफ़ी civilizations की in depth detail बताई हुई है डॉक्टर आइजक थॉमस ने, और मैं तो बस वी जस्ट गोना समराइज ऑल ऑफ दैट ताकि आपको हम्म। कंसाइज इंफॉर्मेशन मिले। इसके अलावा एसेरियंस की उसने बात की थी। इट वाज लाइक उनको उन्होंने ना आज से 2000 साल पहले, नो सॉरी नॉट 2000 साल पहले, इट वाज 2000 बीसी, लाइक आज से 4,000 साल पहले उन्होंने कार्विंग्स की हुई थी अबाउट द पाँच रिंग हजार ऑफ आज से सैटर्न। 5,000 साल पहले, इट्स अराउंड 3000 BC, so it makes around 5,000 years ago. Are you sure? What I read was it was around 2000 BC, Assyrians की जहाँ तक बात है, वो जो लोग थे जिन्होंने कार्विंग्स की हुई थी अबाउट द रिंग्स ऑफ सैटर्न, मतलब सैटर्न था 7 प्लैनेट Hmm. से, उसमें सैटर्न था जिसके इर्द गिर्द सर्पेंट्स थे, बेसिकली सर्पेंट्स एज It's इन Assyrians. Sorry, I thought you were saying Sumerians. no, Okay, Sumerians no. is Assyrians. अच्छा, तो those serpents which they carved or represent, वो serpents कह रहे थे obviously the ring of Saturn, but how did they know about the ring of Saturn? And like इसके अलावा उन्हीं कार्विंग्स के अंदर कुछ कार्विंग्स थी अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, कि मून का जो साइकिल होता है एंड द डिफरेंट फेजेस दैट इट पासेस थ्रू, उसके बारे में कार्विंग्स हमें मिलती हैं फ्रॉम द एंशिएंट एसिरियंस, जो कि 2000 बीसी में हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट। और ये फेजेस ऑफ द मून वी डिड नॉट नो अबाउट देम अंटिल 7th सेंचुरी एडी, लेकिन उनको ये बात पता थी 2000 बीसी में, तो लाइक 3000 इयर्स अगो, और बिल्कुल। 4000 इयर्स तो अगो। जैसे अभी आप बात कर रहे थे डोगन्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ माली, जो डोगन्स थे, they also predicted it's not like it's not prediction, like they according to them, ये जो हमारा चांद है, हमारा जो मून है, ये पहले हमारे ऑर्बिट में नहीं था, according to these people। और इनके इनके मुताबिक चांद कहीं और से आया था, इट वॉज बॉट बाय सम स्टार पीपल इनटू आवर ऑर्बिट। और बड़ी फैसिनेटिंग बात है, क्योंकि जब आई वाज स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ मून, के मून को किस तरह डिफरेंट सिविलाइजेशंस में किस तरह स्टडी किया गया और किस तरह उसकी इंपॉर्टेंस है मून की, तो जो डोगन्स थे ये बिलीव करते थे कि स्टार पीपल थे जो आसमान से उतरते थे, वो इसको कहीं दूर से लेके आए थे आसमान से, अर्थ की ऑर्बिट में। उससे पहले अर्थ का कोई चांद नहीं था। और ये लोग ये बिलीव करते थे कि जब अर्थ का चांद नहीं था तो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था, इट वाज काइंड ऑफ फॉगी एटमॉस्फेयर। और जब ये चांद अर्थ पे आया और ये अर्थ पे जैसे मतलब कि इसको ऑर्बिट में लाया गया, तो सारी जो फॉगनेस थी अर्थ के ऊपर, वो सारी ख़त्म हो गई वक्त के साथ साथ। और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो सारा, आप कह लो कि एक तरह से वो हो गया, अलाइन हो गया, एक तरह मतलब कि एक तरह से उसके अंदर सिस्टम आ गया पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। पूरा एटमॉस्फेयर जो था हमारा वो पूरे डिज़ास्टर में था, और चांद के आने से वो सब कुछ हमारा जो था एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात है। और इसी तरह जो सुमेरियंस की बात हो रही थी, अबाउट सुमेरियंस,
अजीब सी बात है सुमेरिया के बारे में। लोग ये कहते हैं जो मेसोपोटामिया की, कि आज से 3000, आज से 4-5 हज़ार साल पहले, अबाउट 3000 BC, these people these people had knowledge of first language on earth। इनके पास जो दुनिया की पहली लैंग्वेज थी, इनके पास मैथमेटिक्स की है नॉलेज थी, इनके पास आप कह लो कि एस्ट्रोलॉजी मेडिसिन की भी थी। की, मेडिसिन की थी, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी। और साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनके पास ये सारी नॉलेज आई कैसे। एक तो नॉलेज का प्रोसेस होता है ना, कि इंसान नॉलेज गेन करता है इस तरह से। इनके पास जो नॉलेज थी, वी डोंट नो हाउ दिस नॉलेज गेम। इट्स जस्ट लाइक कि आप कह लो एकदम से किसी किसी आप कह लो कि हमारे सिविलाइजेशन के पास एकदम से एक बंदरों के हाथ में, अकेले चिंपैंजीज के पास एकदम से उनके पास नॉलेज आ जाए आग लगाने की, ठीक है, आग जलाने की, पत्थर मतलब कि पत्थरों से पहिए बनाने की, ठीक है, अपने घर बनाने की नॉलेज उनके पास एकदम से आ जाए, उनका दिमाग एकदम से डेवलप हो जाए। तो ये भी बड़ी एक अजीब व गरीब बात है जो इस बुक में इस बारे में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीक, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो ग्रीक्स थे, दे आल्सो हैड नॉलेज अबाउट द सेवन स्टार ऑफ प्लेयाडीज। इनके पास एक गॉड भी था, मेरे ख्याल में याद नहीं है, जिन्होंने इसको किन की बात कर रहे हो, द एंशिएंट ग्रीक पीपल? ग्रीक ग्रीस ग्रीस की बात कर रहा हूँ। ग्रीक्स क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे थे, एंड उन्होंने हर चांद को एक गॉड से आप कह लो कि एनोड किया हुआ था। उनको एक, हर गॉड को एक चांद चांद का मतलब कि चांद को कहते थे कि दीज आर गॉड्स, और हर गॉड का एक चांद है, इस्लाम ने डिफरेंट नाम रखे हुए थे। तो आज से इतनी सोचने की बात है कि आज से 3-4 हज़ार या 5 हज़ार साल पहले लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी की ऐसी नॉलेज थी कि वो उनको देख भी नहीं सकते थे। मतलब कि जो हमारे मॉडर्न टेलीस्कोप है, जिन्होंने जाके बाद में इन कॉन्स्टेलेशंस को डिस्कवर किया, ये प्रिमिटिव लोगों ने पहले ही उनको इन कॉन्स्टेलेशंस के बारे में या इन स्टार्स के बारे में और इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में ऑलरेडी मालूम था। जो कि बहुत अजीब-ओ-गरीब सोचने की बात है कि ये कैसे देख सकते थे, या उनको कैसे मालूम था कि डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस में किस-किस जगह पे कौन-कौन से स्टार थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे इस स्ट्रीम से पहले, पिरामिड्स के बारे में, कि पिरामिड्स इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा Javneet, वंडर जो sorry, I'd like to sorry cut you off at this point. Uh, मेरे दिमाग में एक बात आई बस यार कि वर दे द एंशिएंट डोगोन्स जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि दे टोल्ड अबाउट हाउ जो मून था इट इट वाज ब्रॉट फ्रॉम अनदर ऑर्बिट। डोगोन्स की बात कर रहे थे ना? येस, आई थिंक सो, या। हाँ, बट द थिंग इज, अच्छा, उसकी एक वेरिएशन ये भी हो सकती है जो हमें थिया कोलिजन मॉडल हमें पता चलता है कि अच्छा 4.5 और 5 बिलियन ईयर्स अगो एक इम्पैक्ट हुआ अर्थ के साथ, एक मार्स के साइज का प्लेनेट के साथ, और उसके कोलिजन के थ्रू मून बना। तो इट काइंड ऑफ बी दैट आल्सो कि इट वाज पुट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, राइट, बाय सम अदर प्लैनेटरी बॉडी। तो ये पैरेलल जा सकती है उस थ्योरी के साथ जो एंशिएंट डॉगन्स की थी। इट कैन बी, बट मून इज स्टिल मिस्ट्री। अगर आप कह लो कि किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट से हमारे ऑर्बिट में आ गई, इट कैन बी। मगर प्रॉब्लम ये है कि सबसे अजीब बात ये है कि अगर हम देखें पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है, इट्स काइंड ऑफ ओवल। मगर मून का जो ऑर्बिट है, मून का ऑर्बिट जो है अर्थ के इर्द, वो पूरा एक तरह का परफेक्ट सर्कल है, परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसकी वजह से, और इसका जो आप कह लो कि डिस्टेंस है हमारे अर्थ से मून का, वो इतना परफेक्टली अलाइंड है कि जिसकी वजह से हमें एक इक्लिप्सेस, जैसे कि मून एक लूनर और सोलर इक्लिप्सेस हमें मिलते हैं, इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना। दूसरी बात ये है कि जो आइसोटॉप्स हमें मिलते हैं मून की सरफेस के ऊपर, जिससे मून बना हुआ है, वो आइसोटॉप्स हम उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हम लोग अर्थ पे आर्टिफिशियली बना सकते हैं लैब्स के अंदर, बट वो आइसोटॉप्स अर्थ पे नेचुरली अकर नहीं करते। नहीं मिलते। हम्म। तो वो तो थ्योरी निकल गई कि अर्थ पे आके कोई कोलिजन हुआ था किसी मीटरॉइड का या एस्टेरॉइड का, जिससे फिर डेब्रिस थी वो ऑर्बिट में आपस में टकरा टकरा के फिर एक सर्कुलर बॉडी मिल गई। चलो, अगर ऐसा हुआ भी था तो मून को बीच में से डेंस होना चाहिए था, और बाहर की तरफ से थोड़ा सा आप कह लो कि लेस डेंस होना चाहिए था अपनी सरफेस से लेस डेंस और
सेंटर में से ज़्यादा डेंस होना चाहिए था। मगर अजीब बात ये है कि जो मून है वो बीच में से हॉलो है और बाहर से डेंस है। इस बात का हमें इतना मालूम होता है कि जब फर्स्ट अपोलो मिशन किया था, जिसपे हमें हाल में इंसान गए थे चाँद के ऊपर, तो वापसी पे जब उन लोगों ने अपनी शिप से पेलोड फेंका था, मून के ऊपर रिलीज़ किया था, तो पेलोड गिरने के बाद चाँद तकरीबन 1 घंटे तक वाइब्रेट होता रहा। दे मेड द वाइब्रेशंस ऑन द मून फॉर 1 आवर। और अगर ऐसे ही सिमिलर पेलोड अर्थ पे गिराया जाए तो वो कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए अर्थ की डेंसिटी जो डिफरेंट है ना, कोर पे, तो यस, बिकॉज ऑफ दैट। तो वही ना, तो अर्थ डेंस है तो इसलिए अर्थ कुछ मिनट्स के लिए भी, शायद कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ वाइब्रेट हो अर्थ का जो सरफेस है। मगर जब मून पे वो गिराया गया पेलोड, तो मून वाज लिटरली वाइब्रेटिंग लाइक अ बेल। एक घंटी को आप जब वाइब्रेट करते हो तो घंटी वाइब्रेट होती है ना, देखा नहीं स्कूल में जब घंटी बजा रहे होते हैं तो हाँ, घंटी मैं समझ वाइब्रेट गया। होती है ठीक है ना। तो आप इसी तरह फिर उन्होंने जब अपना पूरा पेलोड गिराया, फिर कहते हैं कि जो मून वाइब्रेटेड फॉर अराउंड 3 to 4 hours लाइक अ बेल। तो विच इज़ रियली क्रीपी, विच शोज़ के जो मून है वो बीच में से हॉलो है तकरीबन। तो मून इज़ अ मिस्ट्री इटसेल्फ, हमें मून के बारे में भी इतना नहीं पता। और हमें तो ये भी नहीं पता कि दुनिया की हमारी जो अर्थ है उसकी उसके कोर में क्या है, अभी तक हम लोगों ने सीधी किसी डिस्कवर नहीं किया। आज तक मैक्सिमम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, दे हैव डिस्कवर्ड टिल, उन्होंने सिर्फ 10 मील तक डिस्कवर किया अर्थ के अंदर, ड्रिल करके डिस्कवर किया कि क्या क्या मौजूद है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, या क्रस्ट से नीचे क्या मौजूद है। वो भी आप कह लो कि सोवियत साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो आप अंदाज़ा लगा लो कि हमें अपने अर्थ के बारे में इतना कुछ नहीं पता। सो हाउ कैन वी मेक प्रिडिक्शंस अबाउट, या हाउ कैन वी assume things about our universe? Do you want to add anything over here, Abdullah? um, यार, आई कुड मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट द इजिप्शियंस, लेकिन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट जब मैंने आपको इंटरप्ट किया, तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन, वरना आई कैन। No, no, that's fine. You can talk about it, man. अच्छा, इजिप्शियंस से पहले देयर वर पीपल ऑफ पेरू एज वेल। अच्छा, हाँ, दे वर द पीपल जो जो बोन ट्रांसप्लांट्स भी करते थे, और उनके पास दे परफॉर्म्ड एम्पुटेशंस एज वेल, cauterizations, brain surgeries even. Like, when I read that, I was like, okay, like what the fuck is going on here? लेकिन what's even more amazing would be the Egyptian people के, आपको तो लगता है ना, अच्छा देखो ये pyramid है, and you look at it and you're amazed by it. बट द थिंग इज कि जो प्रिसीजन और जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, लाइक द स्क्वायर बेस जिसकी हर एक साइड 365.24 2442 क्यूबिट्स है। 365.2442 एज इन 365 डेज इन द ईयर, और 2.442 अकाउंट कर रहा है फॉर द लीप ईयर, एज इन दे न्यू अबाउट द लीप ईयर लाइक Hmm. 4000 ईयर्स अगो, जब किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं था। और इसके अलावा ग्रेडियंट जो है ना एक्सपेरिमेंट का, वो है 10 to 9। ऐसे ना, अगर आप फॉर एवरी 10 feet दैट यू असेंड, यू राइज इन एल्टीट्यूड अबाउट 9 feet। अब आप इस एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करो बाय द pyramid बाय 10, और इसको रेज टू पावर 9 करो, तो यू विल गेट एग्जैक्टली 9184 टेट्रा जीरो, विच इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। So it's even more amazing when you get to know about the calculations or the precision and the mathematics involved in the Great Pyramid. And you're still amazed, Ketcha, how could those people, who lived 4-5 thousand years ago, have this kind of knowledge? इसके अलावा Do you they have, have, sorry, I just wanted to interrupt you. Do you have no, any no, theories how the pyramid was built in the first place? कुछ यार, लोग फिर हम कहेंगे नेफिलम वाली डिबेट में बढ़ जाएंगे, और नेफिलम, यू डू यू वांट टू गेट नहीं, इनटू दैट इन नहीं, दिस एपिसोड? no, वैसे we will not talk about Nephilim, but we are just talking about our rational thinking. Just put aliens and Nephilims or giants aside. Just talk about, कोई, do you have any theory? कुछ लोग कहते हैं कि पत्थरों पे पानी फेंक फेंक के कुछ लोग घसीटते थे, तो इतना का स्लिपरी, जो रेत थी वो स्लिपरी हो जाती थी कि उसके ऊपर घसीट घसीट के पत्थर लाते थे दूर दूर से। अब वो चलो, जो मान भी एक लेते हैं। जो एक मगर ग्रेनाइट स्टोन है, एक ग्रेनाइट हम्म, स्टोन पता नहीं कितने टन का है। और
उसको किस तरह ऊपर तक चढ़ाते किस तरह थे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। और अगर एक भी पत्थर में 1 मीटर का भी फ़र्क हो जाता, उसकी आप कह लो कि एक साइड पे या डिफरेंट साइड पे अगर वो स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बन जाता, तो जो पिरामिड की जो पूरी शेप है, पिरामिड टॉप पे जाके पॉइंट ना बनता, एक पत्थर की गलती से भी। तो इट्स रियली रिमार्केबल कि इस तरह के लोग कैसे बना सकते हैं। और आज के ज़माने में भी अगर हम पिरामिड बनाने बैठे तो मेरे ख्याल में हमें कितने साल लग जाएँ, नहीं, नहीं, हम नहीं कितनी बना डेकेड्स लग सकते। जाएँ। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो आइज़ैक थॉमस है, इसी ने चैप्टर 1 के एंड पे ये बात किया है कि देयर इज़ नो अवेलेबल टेक्नोलॉजी टुडे व्हिच कैन इवन ट्राई टू बिल्ड द पिरामिड। और अगर आप चलो मान भी लो कि चलो लोगों ने घसीटा और पता नहीं क्या मेहनत मुशक्कत करके बना भी लिया, आउट ऑफ गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, लेकिन फिर भी हाउ कुड दे नो अबाउट द लीप ईयर लाइक 5000 ईयर्स अगो? They couldn't, हुँ। right? अगर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी होती भी to build the Great Pyramid, how could they have that kind of the knowledge of precision and और the और उस actual अजीब सी बात ये है कि mathematics? अगर इतने बड़े-बड़े ग्रेनाइट स्टोन्स को खरीदने के लिए लोग कि इमेजिन करो कितने हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को सिर्फ़ कंप्लीट करने में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में। तो अब ये सोचो कि पहली बात तो ये कि इजिप्ट की पॉपुलेशन उस वक़्त कितनी बड़ी थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े स्केल पे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी क्रेन के, सिर्फ़ मैनुअल लेबर से वो कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म कर लें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए भी पता नहीं यहाँ पे कितनी मिलियंस में पॉपुलेशन होगी, वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन इसमें हिस्सा लेगी तो फिर भी जाके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। मेरे ख़्याल में ये जो लोग कहते हैं कि पत्थरों पे घसीट के या फिर इस तरह करके तो उस तरह करके, इट्स ऑल बुलशिट। We still cannot explain how the pyramids were made. यार, अच्छा, आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, क्या कह रहा था मैं? अच्छा, यार, आई रियली लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, मेरे पास एक पॉइंट था यार। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू दी देयर वाज अनदर सिविलाइजेशन, बे ऑफ ग्वांटानामो बे में कहने लगा था, बे ऑफ पिस्को या पेस्को करके कुछ था ऐसा नाम। दे वर द पीपल जिन्होंने एक काइंड ऑफ एक पिक्टोग्राफ बनाया, एज इन एक रॉक के ऊपर ना, जो काफी काफी बड़ा रॉक था, अराउंड 800-900 फीट इन साइज। उसके ऊपर उन्होंने एक एक बनाई मैमथ की एक पिक्चर बनाई, पिक्टोग्राफ आप कह लो बनाया, जो सिर्फ आपको नजर आता था अगर आप उसके ऊपर से फ्लाई करो, राइट? यू कुडंट सी इट, फ्रॉम, अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो तो। इट्स लाइक अगेन, it was made 2 millennia ago, and men at that time had no means of flight। और जिस प्रिसीजन से वो मैमथ की पिक्टोग्राफ बनाई हुई थी ऑन एरिया साइज ऑफ अराउंड 800 850 फीट, it again surprises you कि how did man have that means of technology, or the means of creating those kinds of things like the pyramid and the pictograph, and जो स्टोन हेंज वाली मैं बात कर रहा था। I just believe कि ये pyramid की बात हो गई। It could not have been made by a human entity। I just have that person belief। I could be wrong, I could be right, but it's very hard to believe कि इंसान आज से 5000 साल पहले बना सकता था इस तरह की कोई चीज, वो भी इतनी प्रेसिजन से, और इस उस नॉलेज के साथ जो कि अभी हमने 500 साल पहले डिस्कवर किया। बिल्कुल। आपको पता है इस बात का कि पिरामिड का वेट कितना है? पिरामिड इतना भारी है कि पिरामिड के आसपास थोड़ा सा टाइम स्लो हो जाता है। इतना ज़्यादा टाइम स्लो नहीं होता, मतलब कि इतना मामूली सा फ़र्क है कि आपको महसूस भी नहीं होगा। इस तरह है कि अगर आप एक घड़ी जो है वो पिरामिड के करीब रखो और एक घड़ी आप अपने दोस्त को दो कि तुम जाओ, मैं पिरामिड के पास बैठा हूँ, हम दोनों की घड़ियाँ एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? तुम 1 साल बाद आना मेरे से मिलने। तो अगर आपका दोस्त आपसे 1 साल बाद मिलने आएगा तो आपकी घड़ी में उसकी घड़ी में शायद आप कह लो कि 1 मिलीसेकंड का फ़र्क होगा, 1 या 5 से 10 मिलीसेकंड का फ़र्क होगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी देखो आइंस्टाइन की, वो ये था कि मैथ जो है वो टाइम को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मैथ है, उतना ही ज़्यादा वो टाइम उस चीज़ के करीब स्लो हो जाता है। जैसे कि इसी वजह से कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर टाइम बहुत, आप कह लो कि उसके आस-पास जो है टाइम स्लो हो जाता है ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा है। उसका मास एक स्टार से भी पता नहीं कितने हज़ार गुना ज़्यादा है ब्लैक होल का। इसी वजह से पिरामिड का भी वज़न इतना है कि पिरामिड के पास थोड़ा-सा, आप कह लो हल्का-सा
टाइम स्लो हो जाता है। तो ये भी कितनी अजीब सी बात है कि इतना हैवी स्ट्रक्चर बनाना। आई थिंक सो इट्स सच अ रिमार्केबल थिंग, अब्दुल्ला। हम्म। इसको बेसिकली आपकी आज पे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लोग थेरीज देते हैं। जिस तरह ये डॉक्टर आइजैक थॉमस ने अपनी थ्योरी दी है कि इसके पीछे हाथ था नेफिलिम्स का, और उनकी फर्स्ट रिटर्न हुई, दे वर वॉश्ड आउट बाय द ग्रेट फ्लड, फिर सेकंड, फिर अब थर्ड होगी। तो लोग अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बता रहे हैं। अब ऑब्वियसली इट्स ऑडियंस की मर्जी है वो किसका साइड करे। रैशनलिस्ट हैं तो वो कहेंगे यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमें क्या पता उन सिविलाइजेशंस ने ऐसा कुछ किया था कि नहीं। आप स्केप्टिक हो तो फिर आप कहीं तक ही जा सकते हो। बट द ओनली थ्योरी दैट मेक्स सेंस टू मी इज के उस टाइम पे एक इंसान ये चीज़ नहीं बना सकता था। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, शुड वी कवर द यूएफओ पार्ट इन दिस एपिसोड, या फिर हम यूएफओ को नेफिलिम के साथ ही डिस्कस करें? क्योंकि जहाँ कुछ जगहों पे थॉमस जो है ना ऑल्सर, वो यूएफओ की बात करता है लेकिन उसको जोड़ता है वो नेफिलिम के साथ। जिस तरह जो स्टर्नो का वाकया था 1977 के इटली में, जो अभी हम ऑफ स्ट्रीम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो वो या भी जायंट था ना, एक यूएफओ जायंट था। तो वो नेफिलिम यूएफओ दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। तो विल नीड टू डिस्कस बोथ इन डिटेल। शुड वी गेट इनटू इट नाउ, या फिर यस, रिजर्व वी इट फॉर कैन द गेट नेक्स्ट? इनटू द एलियंस नाउ, इट्स ऑल गुड। अच्छा यार, अच्छा टर्मिनोलॉजी बेसिकली जो यूज़ करता है इसमें, अच्छा आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि हमने यूएफओज वाले पॉडकास्ट में जे एलन हाइनक के बारे में बात की थी, इज वेरी रिनाउंड यूफोलॉजिस्ट। उससे बड़ा आप कह सकते हो इंस्पायर्ड है ये डॉक्टर आइजैक थॉमस, जैसे किताब मेगा कॉन्स्पिरेसी काफ़ी बार उसको कोट करता है। और उसी उसी कोटेशन के आगे वो टर्मिनोलॉजी डिफाइन करता है कि 3 तरह के इनकाउंटर्स होते हैं विद यूएफओस। इनकाउंटर्स ऑफ द फर्स्ट काइंड, सॉरी, क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द फर्स्ट काइंड, क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द सेकंड काइंड एंड द थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में बेसिकली होता है कि आपने कोई भी यूएफओ ना अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपने साइट किया है एज एट क्लोज रेंज। और जो सेकंड काइंड है ना, क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द सेकंड काइंड, इट्स लाइक इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द साइटिंग ऑफ अ यूएफओ एट क्लोज रेंज और क्लोज क्वार्टर्स, लेकिन कोई प्रेजेंस भी होनी चाहिए सर्टन फिजिकल रिकॉर्ड्स की, कि अच्छा अगर तो एयरक्राफ्ट वहाँ पे था या स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे था तो उसकी कोई एविडेंस हो, या डर्ट ट्रेल मार्क्स हो, या फिर कुछ भी इस तरह का हो जो आपको बताए कि अच्छा दैट स्पेस क्राफ्ट वॉज एक्चुअली देयर। ये होता है क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द सेकंड काइंड। अब क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, जिसमें स्टर्नो का 1977 का वाकया बहुत मशहूर है, विच विल गेट टू। क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ थर्ड काइंड होता है बेसिकली कि अच्छा आपने ना देखा और आपने कन्फ्रंट किया, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई आपकी एक स्पेस बीइंग के साथ, जिसको आप ह्यूमनॉइड बोल लो, एलियन बोल लो, आप उसको कुछ भी बोल लो, आपकी उसका कन्फ्रंटेशन हुई। यू बेसिकली saw that thing with your own eyes. That's the close encounters with the third kind, and these ones are the most bizarre. They're the most rare cases that are reported, but there are still thousands of cases. Not, हम अभी बात नहीं कर रहे ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड द सेकंड काइंड, सिर्फ थर्ड काइंड विच इज द मोस्ट रेयर एंड द मोस्ट बिजार, उसकी ही थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्टिंग्स हैं। और जो डॉक्टर जे एलन हाइनेक था, सॉरी, जैकवे वेलेस जो था, अनदर यूफोलॉजिस्ट, उसी के पास अपनी पर्सनल कंप्यूटर पे एक बैंक था, बैंक एज इन डाटा बैंक था उसके पास, जिसमें अराउंड 1200 क्लोज इनकाउंटर्स थे ऑफ द थर्ड काइंड। और उसमें से 750-800 बात करते थे ऑफ एन एयरक्राफ्ट एक्चुअली लैंडिंग, जिसमें एक एलियन था। तो दीज पीपल आर वेरी क्रेडिबल, जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी टू रिसर्चिंग दिस फिनोमिनन। और उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। इट्स लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आप यू माइट वांट टू चेक आउट आवर प्लेलिस्ट ऑन यूएफओ, जिसमें मेरे ख्याल हमने 4 एपिसोड पहले ही बना चुके हैं। और अब डॉक्टर यहाँ पे जेलन हानक के ऊपर तो हमने पूरी डिटेल में बात की थी। और किस तरह हमने डिस्कस किया था कि वो पहले स्केप्टिक था, जब उसको हमें उसको नेवी ने हायर किया था टू स्टडी दीज काइंड ऑफ इनकाउंटर्स। और एट द एंड वो स्केप्टिक नहीं रहा, ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस फिनोमेना। वो कह रहा था कि यू विल बी रियली, ऑब्वियसली पैराफ्रेज कर रहा हूँ,
ही सेड कि यू विल बी रियली इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ अगर आप ये सारे एविडेंस देखने के बावजूद भी आपका ओके अच्छा देयर इज नो सच थिंग एज यूएफओस एंड लाइक यू सेड ही वाज अ स्केप्टिक हिमसेल्फ लेकिन जब उसने रिसर्च की विद द नेवी एंड एवरीथिंग तो ही केम टू द कंक्लूजन कि अच्छा दिस थिंग एग्जिस्ट्स एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दिस वी नीड टू रिसर्च ऑन दिस फर्दर खैर एज आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टर्नो का जो वाकया था 1977 में इटली के अंदर नेपल्स के पास इटली के अंदर ये जगह है स्टर्नो वहाँ पे एक वाकया होता है क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड विच इज़ द मोस्ट रेयर इट्स लाइक एक्चुअल किताब के अंदर वाकया थोड़ा लंबा लिखा हुआ है लाइक 4-5 पेज के अंदर लिखा हुआ है खूब लंबी की है ऑथर ने लेकिन मैं उसको थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ कि 7 लोग थे स्टर्नो ये जो विलेज टाइप था ये जगह थी 1977 के अंदर दे सॉ स्पेसशिप जो ग्राउंड पे पार्क थी और उन्होंने एक जायंट देखा एक लाइक एक्चुअल जायंट जो एक स्पेस सूट के अंदर था एक ह्यूमनॉइड था एक एलियन था एक जायंट था जो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था और ये जो जायंट था उसने इनको इशारा किया कि मेरे पास आओ ठीक है वो कोई 30-35 फीट दूर होगा इनसे उसने दूर से इशारा किया अपनी तरफ ठीक है और ये जो लोग थे 7 लोग दे वर ऑब्वियसली ऑ स्ट्रक दे वर वेरी सरप्राइज दे वर रिडल्ड और लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने अप्रोच किया ये तो गोरों में पता नहीं इतना करेज कहाँ से होती है कि भाई आप एक जायंट को देख लो और आप उसको बुला रहे हैं अपने पास और आप जा रहे हो लेकिन खैर मान लेते हैं दे वेंट फर्दर दे वेंट क्लोजर और यार एक एक चीज़ होती है क्यूरियोसिटी इंसान की ना, ठीक है। अब ये तो हम लोग हैं ना आजकल ये जो घरों में बड़े होते हैं बचपन से माँ बाप संभाल के रखते हैं, हम्म, ठीक है। मगर जो पुराने ज़माने का बंदा होगा उसमें हमसे ज़्यादा करेज होगी, ही वुड बी मोर क्यूरियस। और वो शायद अगर थोड़ा सा दूर से देख के रुक के देखे तो सही ना, ऑब्जर्व तो करेंगे हो क्या रहा है। एंड आई बिलीव कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करेंगे मेरे ख्याल में। अब इसी वजह से यार देख लो कुछ लोगों को शौक होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करने का, हम्म। घोस्ट हंटिंग का, ठीक है। तो यार ये इंसान की एक नेचर है, क्यूरियस नेचर है, इंसान को थ्रिल मिलता है ऐसी चीज़ों से। एक कोड भी था बड़ा ज़बरदस्त था अभी माइंड में आया और एकदम से निकल गया खैर अच्छा खैर नहीं याद आना अच्छा मैं कहाँ पे था आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस जाइंट हु वॉज 35 फीट अवे और ये जो करेजियस मैन थे ये 7 लोग जाते हैं उसके पास और वो देखते हैं कि अच्छा इसके सर पे ना कोई डिवाइस लगी हुई है और बीप 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 कर रही है लाइक मॉर्स कोड नहीं होता उस तरह वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है जो है ये जो डिवाइस है और ये जो जायंट है उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इसकी सिल्वर हेलमेट था जिसके ऊपर डिवाइस लगी हुई थी और इसकी जो आंखें थी ना उसमें से फ्लैशिंग लाइट्स रेड और ऑरेंज कलर की निकलती हैं जब मॉर्स कोड के थ्रू वो बात नहीं कर पाता तो वो उसकी फ्लैशिंग आइट्स नहीं फ्लैशिंग लाइट्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है मतलब ही ट्राइड 3 और 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स पहले साइन लैंग्वेज फिर मॉर्स कोड फिर फ्लैशिंग लाइट्स वाला कुछ चक्कर चला रहा था जायंट अच्छा भाई कुछ तो हो जाए बात तो कर लो मेरे से तो ऑब्वियसली वो जो 7 लोग होते हैं देर वेरी ऑ स्ट्रक और वो उनको समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या हो कह रहा है खैर फिर एक हाई पिच साउंड आती है रेडियो टाइप साउंड आती है मतलब स्टैटिक सी और वो फिर उसकी डिफरेंट पिच ऊपर नीचे होती है मतलब इट अगेन शोज कि अच्छा वो किसी और तरीका अब अपना रहा है कम्युनिकेट करने का अच्छा तो अभी जो 7 लोग हैं ना ये लोग जाते हैं विलेज के मेन साइड पे जाते हैं वो जाके कुछ लोगों को बताते हैं अच्छा कि यार देखो हमने ये देखा ये वो देखा है अब जब वो वापस आते हैं ना तो वो जाइंट उधर ही होता है अब पता नहीं वो क्या कर रहा होता है उनका वेट कर रहा होता है पता नहीं ढूंढ रहा होता है कुछ वो उधर का उधर ही होता है अच्छा वो जो लोग आते हैं विलेज से उनमें से एक टेक्नीशियन होता है, एक फिजिशियन होता है, द थर्ड वन वाज़ अ टीचर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 3 लोग आते हैं इन 7 लोगों के साथ तो कुल 10 लोग आते हैं और वो लोग देखते हैं उसको। अब खैर ये 50 फीट दूर होते हैं, जायंट फिर उनको जेस्चर करता है अपनी तरफ, बुलाता है पास व्हेन दे गो क्लोज़र तो द जायंट कम्स रनिंग टुवर्ड्स देम और एकदम से ये होता है जब उसका फेस रिवील होता है जब मूनलाइट से तो उस जायंट की जो डिवाइस होती है सर पे लगी हुई सिल्वर हेलमेट वाली जो डिवाइस होती है तो वो उसमें से रोशनी निकलनी शुरू कर देती है और वो इनगल्फ कर लेती है पूरे ग्राउंड को मतलब इट्स वेरी ब्राइट और उनको इट इट ऑलमोस्ट ब्लाइंड्स देयर आईज जो 10 लोग होते हैं एंड इन अ मोमेंट्स पासिंग वो जो जायंट होता है वो वैनिश कर जाता है
अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा डीमटेरियलाइजेशन एंड मटेरियलाइजेशन का, कि these entities they have the capability to materialize when they want to and dematerialize when they want to, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पैराफिजिकल इनकी कोई क्वालिटी है कि they shift between physical presence and not physical presence. तो it's like very interesting। और ये वाकया अगेन, ये जो 7 लोग थे ना, इनमें से सब का तकरीबन हिप्नोसिस के अंडर इनका टेस्ट हुआ था टू फिगर आउट के सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और दे पास दैट टेस्ट, मींस अंडर हिप्नोसिस दे दे इट वाज कंफर्म्ड कि ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि यू कांट लाई अंडर हिप्नोसिस, राइट? तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेंज इवेंट, और इट वाज क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड। और इसमें ऑब्वियसली नेफिलिम वाला एलिमेंट भी आ जाता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ द बिल्कुल। वीडियो, सेकंड वीडियो। यार यहाँ मैं एक बड़ा फेमस वाक़या कोट करना चाहूँगा, जो मैं अब अगर आप देखो बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ हैं यूएफओज़ के ऊपर, यूएफओ कॉन्स्पिरेसीज़ के ऊपर। एक सबसे मशहूर इसका नाम है द फिनोमेना, और एक है डॉक्टर स्टीवन ग्रीर की अनएक्नॉलेज्ड। उसमें जो वाक़या डिस्कस हुआ था, इट वाज़ अबाउट अ पुलिस ऑफिसर इन अमेरिका। आई फॉरगॉट वेयर ही वाज़, बट ही वाज़ इन अ कंट्री साइड। और उसने जब एक हिल के ऊपर देखा कि हिल के ऊपर से आग निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो वो इस हिल के ऊपर अपनी गाड़ी लेके गया। पेट्रोलिंग करते हुए, वो शेरिफ था अपने टाउन का, तो पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ी अब उस पहाड़ी के ऊपर ले गया। और जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर गया तो बाकायदा उसने स्पेसशिप देखी, और कुछ दो दो छोटे छोटे कद के उसने एक इंसान जैसे क्रीचर्स देखे, और वो आपस में खड़े होके कुछ मतलब कि कम्युनिकेट कर रहे थे या कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब जैसे ही इस दिन को देखा, उन्होंने पहले कुछ देर के लिए उसको देखा, उसकी आँखों में देखा, और फिर उसी के सामने मतलब कि वो वापस गए स्पेसशिप में, स्पेसशिप उड़ के हवा में चली गई। इसने इस वाक़ये के फ़ौरन बाद इसने अपने स्टेशन से कॉन्टैक्ट किया, उनको कहा कि वो फिर मतलब कि मैंने एक इस तरह की चीज़ देखी है, स्पेसशिप देखा है, फ्लाइंग सॉसर देखा है। वो मैंने बकायदा एलियंस जो उस पे जो ऑन बोर्ड एलियंस थे वो भी मैंने देखे थे, और उन्होंने मुझे देखा भी, मेरी आँखों में भी देखा, मुझे देख के वापस चले गए। और जब उस एरिया में आप कह लो कि उसके पास बैकअप आया, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, और जब उन लोगों ने वहाँ एविडेंस देखा तो बाकायदा वहाँ स्पेसशिप लैंडिंग्स के एविडेंस थे, मतलब कि जिस जगह पे वो स्पेसशिप लैंड हुई थी उसके आसपास का जो एरिया था वो एक तरह का बर्न हुआ हुआ था, और उस पे मार्किंग्स थी, जैसे कि आप कह लो किसी जैसे कि कुछ ना वहाँ उसके आसपास की जो मिट्टी थी, जो रेत थी, वो गर्म थी, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर एविडेंस था कि यहाँ से कोई चीज़ उड़ के गई है। और यहाँ पे कोई चीज़ कुछ देर पहले यहाँ कोई किसी किस्म की यहाँ स्पेसशिप या व्हीकल, स्पेसशिप तो नहीं कह सकते, मगर कोई व्हीकल थी, जिसकी वजह से जो आसपास का जो एरिया है, आसपास के पत्ते वो जल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उसके पूरे गांव में उसके लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वो कहते हैं वो बंदा इस तरह का था भी नहीं, उसने आज तक कभी अपने इस इनकाउंटर से 1 रुपया भी नहीं बनाया। उसकी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, ना वो कभी इन चीज़ों पे बिलीव करता था। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, अ, आप जैसे कह लो क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ थर्ड काइंड। इसी के बाद यार आजकल अब अजीब-ओ-गरीब फिनोमेना मतलब फिनोमेना तो नहीं कह सकते आप, एक लोगों में अब इसी तरह के एक कल्ट बन चुका है कुछ लोगों में, जो बिलीव करते हैं कि अगर हम मेडिटेशंस करते हैं, अगर हम लोग इन चीज़ों को अपनी कॉन्शियसनेस के ज़रिए कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं एलियंस को, दे डू कम एंड दे डू विज़िट अस। जिसमें कि डॉक्टर स्टीवन ग्रीर है, ही इज़ अ ट्रेन्ड ही इज़ मेडिटेशन अ करके बुलाता है हाँ, हाँ, ही इज़ अ एलियंस को। ट्रेन्ड यस, वो तो एक वो मतलब कि उसने बकायदा ट्रेनिंग ली हुई, मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली हुई उसने, बकायदा यूनिवर्सिटी मेडिटेशन है बाय सात गुरु, ऐसे कोई साम गुरु, क्या नाम है, कोई गुरु है उसकी यूनिवर्सिटी, उसने उससे बकायदा सदगुरु तो स्टडी, नहीं है? सात गुरु की कोई यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो। उसने उससे वहाँ से स्टडी किया है, पूरी मेडिटेशन का बकायदा टीचर था, और वो योगा भी सिखाता था। और उसने अपना एक इनिशिएटिव बनाया है जिसका नाम है क्लोज इनकाउंटर ऑफ फिफ्थ काइंड, ठीक है, इसका नाम है CE5। और ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग आपस में बैठ के अपनी एनर्जीज को कन्वर्ज करते हैं इन द कॉस्मोस, और अपनी कॉन्शियसनेस के ज़रिए स्पेसशिप्स को या फिर एलियंस को अपनी तरफ बुलाते हैं, दे डू अकर। और इसमें हैरानी की बात ये है कि ऐसे लोग जो हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, और इनके कुछ अक्सर औकात पे इनके पास
एविडेंस भी आता है, जैसे कि इनको बाकायदा स्पेसशिप्स भी अपने ऊपर हवा में नज़र आती हैं जब ये लोग सारा मेडिटेशंस और चांटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बाकायदा स्पेसशिप्स उस वक्त इनके आसपास शो भी होती हैं, ये अनोमलीज, यूएफओ अनोमली शो भी होती हैं। मगर उनके बारे में अजीबोगरीब बात ये है कि जब ये लोग पिक्चर्स लेते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक वो जो स्पेसशिप होती है या फिर वो जो अनोमली होती है, इट्स काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट। मतलब कि वो मटेरियल मटेरियल भी नहीं होती और एट द सेम टाइम उसकी एक इमेज आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, उस स्पेसशिप्स की जो पिक्चर्स लेते हैं, तो एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि इस तरह की जो यूएफओ साइटिंग्स हैं, हम काफ़ी ज़्यादा, तो 80% लोग ये कहते हैं कि लाइक द स्पेसशिप वाज काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट थी या वो सी थ्रू थी, हम उसके आर पार देख सकते थे। और ये जो क्लोज इनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड जो आपने बात की, उसमें ज़्यादातर जो उसकी आप कह लो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोज इनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड, जिसमें लोग बाकायदा एलियन से कॉन्टैक्ट करते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू डिमोनिक पोजेशंस एज वेल। जैसे कि डिमोनिक एंटिटीज़ हैं, वो इंसान से कभी बात नहीं करती, दे टॉक थ्रू योर, दे पुट वॉइसेस इन योर हेड। और सेम काइंड ऑफ जो थिंग है वो इसी जगह पे वो यहाँ भी हो रही है, एलियन से कांटेक्ट करते वक्त भी हो रही है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने एलियन से बाकायदा मुंह मुंह से बात की, या उन्होंने हमारी लैंग्वेज में हमसे ही बात की, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में बात की। नो, अराउंड 99% ऑफ द टाइम जो क्लोज इनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड में यही कहते हैं कि जो भी मतलब कि लोग इन तरह की चीज़ों से जब भी कांटेक्ट होता है लोगों का, these things contact them through you can say brain waves, or through they're just putting messages in their head। जैसे कि आप कह लो इट्स जस्ट लाइक ऑफ काइंड ऑफ डिमोनिक पोजेशन वाली, मतलब कि एक हद हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको सल्फर की बदबू आती है जब उनको एबडक्ट किया गया, एलियंस ने एबडक्ट किया, जो जिसके बारे में डॉक्टर आइजक्स ने अपनी बुक में लिखा भी है कि डिमोनिक पोजेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और एलियन इनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड, इनमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत 99% नहीं मगर कि अराउंड 80 to 70% सिमिलैरिटीज़ हैं। व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट, अब्दुल्ला? यार इट्स लाइक, अच्छा अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर भी लें, अगर हम कह दें कि अच्छा 70 to 80% ऑफ द केसेस जो जो आपको लगता है कि दे वर एलियन एब्डक्शंस, लेकिन दे हैड समथिंग टू डू विद डेमोनिक पोजेशंस और सुपर नेचुरल एंटिटी जो कि असल में एलियन नहीं थी, या लेकिन इट वाज समथिंग एल्स। तो इट्स लाइक, अच्छा आप कोरिलेशन कोजेशन वाली बात है ना कि अच्छा अगर 70 to 80% ऑफ द टाइम हुआ ये, तो कुड इट बी कि ये 100% ऑफ द टाइम हुआ? कुड यू इक्वेट ऑल एलियन अबडक्शंस विद यू नो डेमोनिक यार, पोसेशंस? क्योंकि अगर इसमें आप मैं एक रैशनली भी सोचो ना, आप एक सोचो बड़ी रैशनली, ज़बरदस्त तो मैं इट्स कह रहा था लाइक, कि एक, सॉरी मैं भी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक यूएस गवर्नमेंट ने अभी बुक में लिखा हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की थी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट का नाम था यूएफओस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसमें बाकायदा आप ये कह लो कि यूएस गवर्नमेंट ने इस तरह का इशारा दिया था कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यूएफओ लिटरेचर इज क्लोजली लिंक्ड टू मिस्टिसिज्म और मेटाफिजिकल रैम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इट डील्स विद सब्जेक्ट्स लाइक मेंटल टेलीपैथी, automatic writing, and invisible entities, as well as phenomena like poltergeist manifestation। Do you know what is poltergeist manifestations? गोस्ट की तो यू यस, तो यहाँ बकायदा यूएस गवर्नमेंट का जो अपना डॉक्यूमेंट है वो एक तरह का उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि दीज कुड बी लिंक्ड विद मेटाफिजिकल एंटिटीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एविडेंस दे हैव। और इसी में आप कह लो कि आगे जाके ऑथर जो है वो बाकायदा इसके बारे में पूरा रिलीज करता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज स्टिल अवेलेबल ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का ये डॉक्यूमेंट इट इज स्टिल अवेलेबल इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट, अब्दुल्ला? और बाकायदा यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो एलियंस की जो स्पेसशिप्स हैं, 80 to 90% ऑफ द टाइम जो लोग जिनको देख रहे होते हैं, दे से लाइक दीज स्पेसशिप्स आर काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट।
कि ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स आर देयर बट दे आर नॉट इन मटेरियल फॉर्म, मतलब कि आपको नज़र आ रही हैं दूर से मगर आपको साथ में ये मालूम भी हो रहा है कि ये मटेरियल फॉर्म में नहीं है, या फिर आपको उनकी इमेज जो है अभी आपको जो भी नज़र आ रही है वो एक तरह की डिस्टॉर्टेड सी है। और this could be like these things are kind of metaphysical beings who are transcending through different dimensions आप वो पैराफिजिकल कह हमारे सकते हो एज इन, अच्छा आप इमेजिन करो वलीद, आप इमेजिन करो सॉरी मान के। मैं हाँ। एक बात कट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था अमेरिकन गवर्नमेंट का 1938 का, हम्म। और जिसमें वगैरह यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ था कि जो एंटिटीज हैं ये आर इंटर डायमेंशनल बीइंग्स। आई स्टिल हैव द डॉक्यूमेंट, अगर हमने पॉडकास्ट के ऊपर ही शेयर किया था। वो जो एंटिटीज़ हैं ये हमारी डायमेंशन के अंदर मटेरियलाइज भी हो सकती है और फिर डीमटेरियलाइज हो जाती हैं हाँ, अपनी वो डायमेंशन के 12-13 अकॉर्डिंग। क्लॉजेस का एक डॉक्यूमेंट था, राइट? आई गेस हमने थर्ड पार्ट में किया था। Yes, we did discuss that document. So there is a possibility of these things being paraphysical. यार पैराफिजिकल तो आई बिलीव हैं। पैराफिजिकल से मुराद के दे हैव द एबिलिटी टू मटेरियलाइज व्हेन दे वांट टू एंड डीमटेरियलाइज व्हेन दे वांट टू। अगर आप रैशनली सोचो तो क्या आज से 1000 साल पहले या चलो 200 साल पहले भी कोई सोच सकता था कि तुम ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, मैं ही पाकिस्तान बैठा हूँ, हम दोनों यहाँ पे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को, आवाज सुन सकते हैं, या फिर ऑल ऑल द साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो हमने आज तक की हैं सारी, कुड यू इमेजिन दैट? नो यू कुडंट। तो अब सोचो तुम, आज कोई और प्लेनेट होगा, बेशक कोई और प्लेनेट है जहाँ पे जो एडवांसमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि वी नो फ्रॉम अ रैशनल स्टैंड पॉइंट कि अगर खुदा ने बनाए ये सारे प्लैनेट्स, तो अगर आप घर बनाते हो, एक घर किसी रहने वाले के लिए बनाते हो ना, व्हाई वुड यू बिल्ड एम्प्टी हाउसेस? व्हाई वुड गॉड बिल्ड planets which are not inhabited by creatures? Obviously all planets could not be inhabited by all creatures, लेकिन I believe some certainly have to be inhabited by aliens, जो कि हमारे लिए aliens हैं। They might be in their terminology just humans like us। उनकी एडवांसमेंट डिफरेंट होगी, उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी वाला आपका कॉन्सेप्ट है ना कि उनकी स्पेसशिप्स काइंड ऑफ पैराफिजिकल है इन द सेंस कि ट्रांसपेरेंट हैं, आप उनको सी थ्रू हैं बेसिकली, और वो मटेरियलाइज कर जाती हैं थिन एयर के अंदर, वो गायब हो जाती हैं एज इन के वो डिफरेंट डायमेंशन में चली गई हैं। तो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज एलियन टू अस, जस्ट लाइक देयर एलियन टू अस। हमें वो चीज़ की समझ नहीं भी आई। सोचो सन 3 लाख में, आज से कुछ 2,98,000 ईयर्स के बाद कितनी एडवांसमेंट हो चुकी होगी, और शायद तब ये चीज़ बहुत कॉमन हो, पैराफिजिकल एंटिटीज। हम शायद खुद पैराफिजिकल टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करें, इफ दैट्स अ टर्म व्हिच इज इवन ओके टू आपको बी यूज्ड। पता है कि आ, हदीसों में है कि कुरान के याजूज माजूज के आने के बाद का जो पीरियड होगा उसमें इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक तरह का दे विल बी अ वर्ल्ड विदाउट विदाउट इस्लाम। कुरान पाक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दुनिया से। और एक तरह का कुफर आम हो जाएगा, और उसके बाद का जो पीरियड है हमें नहीं पता वो पीरियड कितना लंबा है। इट कैन बी अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे, मगर एक तो पहले कि दज्जाल के आने से पहले उसकी कुछ साइंस होंगे, ठीक है। साइंस कंप्लीट होने पे दज्जाल आ जाएगा। पहले तो आर्मागेडन होगा, ठीक है, बहुत बड़ा। आर्मागेडन के बाद दज्जाल आ जाएगा एज अ सेवियर। दज्जाल के बाद फिर हदीसा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, और फिर उसको हराया जाएगा, ठीक है। इमाम मेहदी को भी मालूम नहीं होगा आखिरी वक्त तक कि वो इमाम मेहदी हैं। जब हदीस आएंगे तो वो बताएंगे कि ये उनको आने से मालूम होगा कि इमाम मेहदी कौन है। अब हज़रत ईसा उनको मार देंगे, ठीक है। उसको मार देंगे दज्जाल को का कत्ल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद याजूज माजूज आज़ाद हो जाएंगे। और याजूज माजूज का फितना इतना बड़ा होगा कि जो हज़रत ईसा अपने कुछ लोगों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी की गार के अंदर छुप जाएंगे याजूज माजूज के फितने से बचने के लिए, ठीक है। याजूज माजूज के अंदर फिर एक बीमारी फैलेगी, ठीक है, जिससे वो सब मर जाएंगे, ठीक है, उन सबका फितना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद भी जो है ना इस्लाम, वो मुसलमान वो ख़त्म हो जाएंगे एक तरह की, दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का पीरियड हमें नहीं पता कितना लंबा है। इट कैन बी अपॉन 1000 ईयर, 500 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 3000 ईयर्स और 10,000 ईयर्स, हमें नहीं पता। एक फैसिनेटिंग बात है कि नहीं, हमें नहीं पता कि हम उसमें कितना प्रोग्रेस कर जाएं, ह्यूमंस कितना प्रोग्रेस कर जाएं।
या ह्यूमंस के साथ किसी और स्पीशीज, मतलब कि के साथ कोई हाइब्रिड्स बन जाए या कुछ हो शुरू हो जाए। मगर एक तरह का उस वक्त तक हमें पता है कि क्या होगा, वो पूरी टाइमलाइन बताई है, मगर क़यामत तक हमें नहीं पता कि क़यामत कि उस याजुज मजूज के ख़त्म होने के बाद और फिर क़यामत तक कितना फ़र्क है वो हमें नहीं पता। हमें हमें ये भी हदीसों नहीं से पता ना भी कि याजूज माजूज तक कितना फ़र्क है, राइट? हमें ये भी नहीं पता कि वो लाख साल बाद आते हैं और उनके लाख साल बाद कितने क़यामत आती है, कितने लाख साल बाद। तो हमें टाइम फ्रेम नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन हमें ये टाइम फ्रेम नहीं इंडेफिनिटली पता पता। है कि जिस स्टैंड पॉइंट पे हम खड़े हैं, साइंस कैन ओनली गो फर्दर, इट कैन नॉट गो बैकवर्ड्स, राइट? तो इट्स इट ओनली कैन गोना इट गेट कैन बेटर। इट कैन नॉट गो बैकवर्ड्स फॉर श्योर। और दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा था कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बीइंग्स हैं, ये किसी और प्लेनेट पे हो, फार डिस्टेंट प्लेनेट्स पे हो, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना रिमोट व्यूइंग, साइकिक एबिलिटी रिमोट व्यूइंग, कि यहाँ से बैठ के मैं देख रहा हूँ भाई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इट्स अ साइकिक एबिलिटी हो, कुछ लोगों के पास सिक्स सेंस तेज होती है, वो ऐसे काम कर सकते हैं। मे बी गेम दीज ऑफ थ्रोन्स क्रीचर्स वाला हैव नाइट किंग। क्रिएटेड, हाँ, maybe these things have created such machines कि they are present on their planet, मगर उनकी उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो आके हमारे अर्थ को एक्सप्लोर कर रही हो। तो ये भी तो हो सकता है। There's this व्हाट डू यू Sufi थिंक? concept also, if I'm not wrong, कि आपकी जो स्पिरिट है ना, सूफी वो कॉन्सेप्ट आपके नहीं, ख्वाब में ट्रैवल सूफी करती है। कॉन्सेप्ट सूफी कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ कि बस कोई टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी है ना कि हम लोग हमारी जो साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और डिफरेंट किस्म की चीज़ों से ट्रांसफ़र होकर आप तक आ रही है, ठीक है, और आपकी जो इमेज है वो मतलब कि वेव्स के ज़रिए मेरी तरफ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू मेरी तरफ आ रही है। उनके पास एक उन्होंने मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए या फिर किसी और तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली हो कि वो अपने प्लैनेट से बैठ के पूरी यूनिवर्स को इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूनिवर्स के। पोर्टल्स भी हो सकता है ना, कि आपको ट्रैवल ही नहीं करने पड़े, यू जस्ट डोरेमोन का वो एनीवेयर डोर नहीं होता। वो वाला कॉन्सेप्ट आप ले आओ। तो एनीथिंग इज पॉसिबल ब्रो। हमसे स्पेकुलेट कर सकते हैं हम। बेसिकली साईफाई नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हो तो वो बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको यूनिक चीजें देखने को मिलती है कि अच्छा तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली वो फैसिनेशन चीजें है। ट्रू होती हैं। साईफाई नॉवेल्स, दैट्स व्हाई आई लव देम, क्योंकि देयर आइडियाज के जिसको आप कल्टीवेट कर सकते हो इन द फ्यूचर। सो या एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इट इज़ रियली क्रीपी यार, इस सब के बारे में जब बनना पड़ता है। तो दुल्ला, हैव यू हर्ड अबाउट रशियन साइंटिस्ट जो इनकी एक सैटेलाइट थी आई 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 ISS के नाम से, जो 2020 में रशिया की सैटेलाइट जो 96 डेज की मिशन के लिए अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही थी। उस पे जो रशियन साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा था कि दे सॉ UFOs who were chasing them for more than 3 or 4 hours in Earth's orbit। उन्होंने बकायदा उसकी वीडियो भी बनाई थी, वीडियो भी रिलीज हुई है, और मैंने उसकी वीडियो हैं? निकाली है। डू यू वांट मी टू शेयर द वीडियो? मार्शल या फ्यूरिस्टन। हाँ श्योर yes, ब्रो। I'll just share the video now. Share screen, don't show this again. Okay, I'll just can you see my video, man? Yeah, Yeah, I I think can so. You share. can see my video. Okay, मेरा just see Video. closely over here. This is video from 2020, August 2020. So let's see this carefully. See this over here. हम्म। Just see this clear. Do you see that? ब्रो बैक करता है यार 10 सेकंड। अच्छा, आई सी इट नाउ, आई सी इट नाउ, आई सी इट Do नाउ। you see this? Do you see this? So हम्म। उन्होंने बताया कि they made multiple footages और multiple pictures of these things। इन्होंने बकायदा इनकी डिफरेंट पिक्चर्स ली और डिफरेंट वीडियोस बनाई, और ये उनमें से एक वीडियो रिलीज की थी उस रशियन एस्ट्रोनॉट ने। और आ, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये फुटेजेस नासा को भेजी की थी, बकायदा रशिया ने भेजी थी, और नासा ने फुटेजेस को रियलाइज मतलब कि इतना का एनालाइज भी किया था। और अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल स्टेटमेंट नासा ने ये कहा था कि हम उन्होंने आज तक इतनी ज़बरदस्त फुटेज
यूएफओस की नहीं देखी। उन्होंने जो पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ली थी, कहते हैं बाकायदा इनकी जो यूएफओ स्पेसशिप्स की जो फीचर्स है वो भी विजिबल हैं प्रोमिनेंट तौर पे, मगर ये पिक्चर्स पब्लिक के पास नहीं आई है। ये एक वीडियो थी जो उस एस्ट्रोनॉट ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई थी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? यार अगर तो ये टैपर्ड नहीं है और अगर ये असल फुटेज है, जो आई बिलीव इट इज, तो या इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और हमारे पास कम एविडेंस नहीं है टू बिलीव इन यूएफओस, यू नो, दिस इज नॉट द भाई ओनली पीस ऑफ ये एविडेंस। रशियन ये कोई रशियन जर्सी बंगी नहीं है, रशियन एस्ट्रोनॉट है यार। और वो अपनी क्रेडिबिलिटी को क्यों पुट करेगा लाइन पे? और ये एक एस्ट्रोनॉट, इसके साथ 2-3 एस्ट्रोनॉट्स और थे जिन्होंने उसका नाम भी लिखा हुआ है, ईएन वैगनर, रशियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो अभी ये एक वीडियो उसने रिलीज की थी अपने स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ऑफ इन अरोरा पासिंग ओवर एंटार्क्टिक। एक तो एंटार्क्टिक भी ऐसी जगह है ना। उसकी तो हम बात कर चुके हैं यार, मतलब इट्स क्या ही बोल सकता है बंदा यार, फ्रस्ट्रेशन होती है ब्रो। लाइक ऑल दीज थियरीज, ऑल दीज कंस्पिरेसीज, यू आप सच जान ही नहीं सकते ना, आपको अंदर से ये चीज खा जाती है कि देयर इज सो मच अन अन अनसीन नॉलेज, हिडन नॉलेज, जो आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उस लेवल पे हो ही नहीं, आप उस क्लियरेंस लेवल पे हो ही नहीं कि आप ये सब चीजें जान सको। ना हमें एंटार्क्टिक के बारे में पता है, ना हमें आ, उसके बारे में पता है। अपने अर्थ के ये नहीं पता कि ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन के ऊपर क्या है, ज़मीन के बाहर क्या है, ज़मीन के इर्द गिर्द क्या है। लिटरली हमें कुछ भी नहीं पता यार। और हम लोग किस तरह, लोग यकीन नहीं करते कि लोग किस तरह एथियस्ट बन जाते हैं। हाउ द फक इज दैट पॉसिबल माइंड? ना आपको अपने अर्थ की प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन, इंसानों को आज तक अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा जो मिल्की वे, हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता सही से। हमने आज तक कभी जुपिटर के अंदर नहीं देखा कि जुपिटर को हमने इतना डिटेल में नहीं देखा। अभी मैं देखा था कि वॉयजर में हाल में, वॉयजर जब गुजरा था, वॉयजर नहीं था, मैं हाल में भी एक और सैटेलाइट गुजरी थी जो नासा ने भेजी थी $1 बिलियन की। उसने भी जुपिटर की थोड़ी सी प्रॉपर पिक्चर्स ली हैं आफ्टर आफ्टर सो मैनी डेकेड्स। कि हमने अभी तक जुपिटर भी सही से हमने स्टडी नहीं किया, जुपिटर की भी हमने उसके इन डेप्थ पिक्चर्स नहीं दे सके। जिस तो आप यार, हाउ कैन वी हाउ कैन वी बी श्योर कि हमारे अलावा पूरी यूनिवर्स में कोई और लाइफ नहीं है? या यार फिर देयर डेफिनेटली ऐसे इज। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो लाइफ हो के तबाह भी हो चुकी हो, मगर हम लोग उससे इतने लाइट ईयर्स दूर हैं कि वो जो हमारे तक अभी तक जो वो लाइट की रेस जो पहुंच रही है, हमें जो उनकी इमेज नज़र आ रही है, वो कितनी पुरानी इमेज है। वो सिंगुलर नहीं है ना, तो एक वो उससे काफ़ी तबाह भी हो चुकी हैं, प्लूरल हैं काफ़ी, यू नो, मल्टीट्यूड हो सकती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट 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 स्पीशीज़ जो इनहेबिट करती हैं डिफरेंट प्लैनेटरी बॉडीज़ को। तो ऑब्वियसली इसको डिबेट को एंड पे लेके चलते हैं, और हम अभी कह सकते हैं कि अच्छा, ये सारा हम कंपाइल करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम नेफिलिम के उसको कनेक्ट करेंगे, जेनेसिस 6 के कुछ टेक्स्ट वगैरह हम उठाएंगे, बुक ऑफ इनॉक की कुछ हम चीज़ें एनालाइज करेंगे। एंड इट्स एन अमेजिंग बुक। नाम है मेगा कंस्पिरेसी बाय थॉमस। इसकी एक और किताब भी है, उसका नाम है द अर्लीस्ट एजेस, मेरा ख्याल है, आइजैक थॉमस, जिसमें वो यूएफओस को ज्यादा डिटेल में डिस्कवर करता है। तो यू माइट वांट टू चेक दैट आउट एज वेल। डू यू हैव एनी एंडिंग रिमार्क्स, नुमान? एंडिंग रिमार्क्स या बस मैं ये कह सकता हूँ कि दे आर सो मैनी अननोन्स, और येट हम लोग ये समझते हैं कि हमारे अलावा पूरी यूनिवर्स में और कुछ और कोई लाइफ नहीं है। जैसे कि मैं आज अभी दिन को ही पढ़ा था एक आर्टिकल कि हमने विद इन लास्ट मंथ हमने 4 से 5 हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढे जिनका साइज अर्थ से भी बड़ा है, विद इन लास्ट मंथ। और जिनके ऊपर वाटर भी, जिनके ऊपर पानी भी मौजूद है, ठीक है। सो पहले ये हमें प्लैनेट्स नहीं मिल रहे थे। अब सोचने की बात है कि जैसे जैसे डिस्क्लोजर करीब आ रहा है, जैसे जैसे पेंटागन वीडियोस रिलीज कर रहा है, हमें एकदम से हैबिटेबल प्लैनेट्स भी नजर आना शुरू हो गए। जैसे ही जेम्स वेब ब्रो, टेलीस्कोप दिस पहुंचा, दिस ऑल फकिंग जैसे मेक ही सेंस यार। जैसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप पहुंचा है, उसका सक्सेसफुल इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद से हमें इस तरह की न्यूज़ मिलना शुरू हो गई हैं कि हमें हैबिटेबल प्लैनेट्स मिल गए, हमें एज ऑफ टाइम नज़र आ गया, हमें यूएफओ की जो फाइल्स इन्होंने डिस्क्लोज की थी, डिक्लासिफाई की थी पेंटागन पेपर्स ने, और जब आप ये न्यूज़ को जब कनेक्ट करते हो तो आपको नैरेटिव क्या समझ आता है कि दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द एंड टाइम्स।
देर इम्प्लांटिंग दैट, जो स्टार ट्रैक की जो सारी सीरीज हैं एंड ऑल ऑफ दैट, जो 70s 60s के बाद से इम्प्लांटेशन शुरू हुई है इन योर माइंड्स के, अच्छा अब एलियंस डू एग्जिस्ट एंड दे मोस्ट प्रोबेबली इन्वेड अर्थ, वो कर भी चुके हैं यूएफओस की जो सारी इन्होंने डिक्लासिफिकेशन की है फाइल्स की। और मज़े की बात ये है कि मैं भी पढ़ा था कि 1960s में जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक चल रहा था, जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक ओपन था, उस वक्त ओनली 5 to 6% of people believe adult Americans believed in UFOs, and now more than 70% है। 73% adult Americans believe in UFOs. So what do you think? They have pretty much prepared us, man. और सोचने की बात है कि अब ये डिस्क्लोजर करीब होता जा रहा है। अब हमें हैबिटेबल प्लैनेट्स भी नजर आना शुरू हो गए हैं, हमें पानी भी मिल गया है। अब हमें मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता ये सब कुछ पर्दा उठ रहा है। जैसे कि तुमने कहा था कि जो कांग्रेस का जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट बनाने वाला है, जिससे व्हिसल ब्लोअर्स को विटनेस प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद क्या-क्या गन खुलेगा, अभी तो हमें वो भी नहीं पता। क्योंकि उससे पहले क्या था कि अगर कोई व्हिसल ब्लोअर सामने आता भी था, उसके घर पे रेड पड़ती थी सीआईए की, सीआईए उसको हैरेस करती थी, ठीक है? अब तो बाकायदा उनको कॉन्स्टिट्यूशन गुड प्रोटेक्शन देगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो लॉ आएगा, क्योंकि जो जिनके पास असल पावर है ना, जिन जिन बॉडीज के पास, वो नहीं आने देंगे इस लॉ को। ऑब्वियसली Maybe उनको पता है क्या maybe they स्टेक पे है। maybe they want, maybe it's part of a bigger plan. यार वो जब तुम जिस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, जो यूएस प्रेसिडेंट था जिसको गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ एलियंस ने कांटेक्ट किया था और उससे पूरी डिबेट हुई थी Eisenhower. उस बंदे की, हाँ हाइजनहावर। तो उन कुछ भी जो चल रहा है ना वो बहुत गंदा और बहुत स्केरी है। इट्स अ वेरी टेरिफाइंग नैरेटिव दैट यू ट्राइंग टू इम्प्लांट। और यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट ये जो जो तुमने आर्टिकल पढ़ा है, इट्स लाइक इट ऑल मेक्स सेंस, बट आई एम स्टिल काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि इतनी बड़ी गेम कोई चला सकता है। व्हाट डू यू थिंक नमान? मज़े की बात यार ये है कि मैं अभी बात तो पता है कि एक्स इसराइली मिनिस्टर जो था ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी एक इसराइल का भी एक एक्स मिनिस्टर था। उसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अभी 2019 या 20 की बात है, ये जब पेंडेमिक हुआ, इसके बीच में ये सारी न्यूज़ आती नहीं है, अजीबो-गरीब न्यूज़। और उसने भी, ये बहुत 2020 की बात है कि उसने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कहा था एक जर्नलिस्ट को कि ट्रम्प के साथ बाकायदा इंटरनेशनल के जो गैलेक्टिक फेडरेशन है यूनिवर्स की, उसने बाकायदा कॉन्टैक्ट किया था, और ट्रम्प को पता है इस बारे में, ठीक है? और उन्होंने इंसानों से जो इंसानों की जो आपके लोग की टॉप लीडर्स जो है ना, उनसे कॉन्टैक्ट कर चुकी है गैलेक्टिक फेडरेशन। और उन्होंने इनको ये कहा है कि डिस्क्लोजर अब जल्दी का आने वाला है, ठीक है? और उसके लिए उनको इंसानों को पहले, ह्यूमंस को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा डिस्क्लोजर के लिए। और ये आपको एक एक्स मिनिस्टर कह रहा है इसराइल का। आई विल जस्ट ओपन द आर्टिकल इफ यू वांट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओमेगा कंस्पिरेसी टर्न्ड यूएफओस। गैस हमें इसको भी डालना पड़ेगा यूएफओ की प्लेलिस्ट में। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम एबीसी, सॉरी एनबीसी, कोई छपरी न्यूज़ नेटवर्क नहीं, एनबीसी है ये। और I'll just share my screen. Yeah. Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist and Trump knows about it. A galactic federation has been waiting for humans to reach a stage where we will understand what space and spaceships are. Haim Ashid said. ठीक है? A former Israeli space security chief has sent eyebrows shooting heavenwards by saying that Earthlings have been in contact with extraterrestrials from a galactic federation. The unidentified flying objects have asked not to publish that they are here, and humanity is not ready yet. Former head of Israeli Defense Minister's Space Directorate said. ठीक है? ये इसराइल का एक वो न्यूज़पेपर, इसको बताया था उसने। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? उसने कहा देयर इज एन agreement between US government and the aliens. They have signed a contract with us to do experiments here. वही आइजनहावर वाली बात जो हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस की हुई थी
कि इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि एलियंस कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ओवर हेयर, याद है अब्दुल्ला? एबडक्शंस वाली जो, मेरे ख्याल कॉन्ट्रैक्ट में एबडक्शंस वाला कोई क्लॉज होगा ज़रूर, क्योंकि यस, एबडक्शंस हैव रीज़न उस टाइम फ्रेम के बाद स्पेशली। उसने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज अवेयर ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस एंड हैड बीन ऑन द वर्ज ऑफ रिवीलिंग information but was asked not to do it in order to prevent a mass hysteria. They have been waiting until today for humanity to develop and reach a stage where we will understand in general what space and spaceships are. Abdullah, what do you have to say about this, Mike? यार हमने यही आर्टिकल ना, आई रिमेंबर कि हमने पार्ट 3 के एंड पे डिस्कस किया था। Hmm. और यू आल्सो मेंशन द गैलेक्टिक एलियन फेडरेशन, जिसकी हाइजन के साथ भी बातें चलती रहीं, एंड विद अदर अदर पेंटागन के ऑफिसर्स के साथ भी। तो इट्स लाइक आप इसको मान भी सकते हो, लेकिन इट मेक्स मोर सेंस टू बिलीव इट, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, स्पेशली जो कोविड के टाइम से, जब लोग इतने पैनिक स्ट्रिकन थे, लोग इतने डिप्रेस थे, लोगों के इतने मसाइल थे जिंदगी के, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पेंटागन पेपर्स क्लासिफाई करने शुरू किए, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस व्हाई दे आर डूइंग दैट। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो फुटेज थी जो 2017 में रीसरफेस हुई थी, इफ़ यू नो अबाउट अमेरिकन एयरफोर्स चेजिंग सम यूएफओस, और टिक टैक यूएफओस को चेज कर रहे थे, उसकी बकायदा रेडार फुटेज भी आई थी। वो बकायदा ऑफिशियली पेंटागन ने उसको कहा था कि हाँ ये फुटेज असली है। डू यू नो अबाउट दैट अब्दुल्ला? यू मुझे वुड नो आई अबाउट कांट दैट रिकॉल इट। अब्दुल्ला, यू वुड नो अबाउट दैट। मैं उसके बारे में जो लोगों ने इज इट इतनी द व्हाइट पॉडकास्ट। हाउस चेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नो इट्स नॉट, इट जस्ट हैपेंड इन 2006, उसकी फुटेज अब आई है। और इसके ऊपर तो मैं हाल में जो लोगों ने पॉडकास्ट बना बना के बेड़ागर कर दिया उसने तो। इस क्लिप के ऊपर? इस इस क्लिप के ऊपर, इस पूरे आर्टिकल के ऊपर, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, उसके बकायदा पेंटागन ने ऑन किया, उसको अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑन किया है कि ये जो फुटेज थी ये असली फुटेज है। और बकायदा हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या थी, या वेदर एक यूएफओ था या फिर एक वेदर एनॉमली थी, कुछ भी था, वी डोंट नो व्हाट इट इज़। और उसके बाद से फिर ये जो डिस्क्लोजर है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ 2020 के अंदर। सो आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे अब्दुल्ला, और हम नेक्स्ट टाइम नेफिलम के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड एनीथिंग क्विकली। काफ़ी अर्से बाद पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हैं, इट्स लाइक इट्स बीन 7 डेज, राइट? टाइम टेबल काफ़ी हेक्टिक होता है, मेरी यूनी भी होती है, एंड और का भी बहुत काम होते हैं। ऑब्वियसली वलीद की भी जॉब होती है, नमान की, और वी ट्राइंग टू मैनेज इट एज वेल। और इसका नेक्स्ट पार्ट आई बिलीव विल डू ऑन द वीकेंड, आई थिंक सो। उसके बाद फिर शायद हम सिंपोजियम में बनाएं, और जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, मैंने एवोल्यूशन के ऊपर कुछ किताबें ली हैं, सेविंग डार्विनिज्म एक किताब है, उसके ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। इट्स लाइक और मेरी मंगोलिया एम्पायर के ऊपर किताब आ गई अब्दुल्ला, आज ही आगे आई जॉन है। मैन वाली। यस, मेरी आ गई। कौन सी मंगवाई थी? वो जो गेंगिस खान की थी, कुबलाई खान की थी, या जो पूरी मंगोल एम्पायर थी? पूरी मंगोल एम्पायर की। हाँ, वो थोड़ी ब्रीफ है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, और उसमें इतनी डिटेल नहीं है जितनी कुबलाई और गेंगिस की अकेली स्टैंड अलोन किताबों में है। नो वरीज। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।